विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, बरसात के मौसम ने दस्तक दी है। और कई जगहों पर इस मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू किया है और हम भी भीग रहे हैं। आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय गीत दिए, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं। दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं। इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं जी। कल्याण जी वीर जी शाह। वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह। मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है जी। वहाँ के कुंदरोड़ी गांव का रहने वाला था। और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए जी। और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते। हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे जी। और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है। वो संगीत शिक्षक थे असल में। वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे। और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे। क्या बात है। देखिए कहाँ कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहाँ पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहाँ संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं। और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे, शाह परिवार, वहाँ बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे। हाँ। जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेशोत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे। और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा, संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए। और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था। कौन सा? उसका नाम था क्लेवियोलाइन। और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी। जी। और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं। हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई ये। बिल्कुल। और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को। और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त। और क्या ही मीठे गीत उस फिल्म के हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह की। उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया, और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीर जी शाह जी को हम याद कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम विविधा में 30 जून उनका जन्म दिवस है। तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग, जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं। और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने। ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी। उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेवलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था। उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई। और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली, नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझती नहीं है, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही, मेरे पिया को न दसी हो रही। उसके बाद ये सुन के और मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया और फिर उसमें नागिन बीन बजाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो, मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपर हिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं। सही लता जी ने कहा था उससे। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने राह नवेली, तोड़ चली मैं लाज का पहरा, जाने कहाँ अकेली चली मैं, जाने कहाँ अकेली। रस घोले धुनी बोले, जैसे ठंडी पड़े फुहार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कल्याण जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए। लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला। तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ। इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही बस इनकी खूबियत से आगे कुछ नहीं है। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। जाना सीखा है हमने भी, वादा निभाना वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो,
तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। सागर की दो लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। हो चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। कल्याण जी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात ये भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें। एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी, कल्याण जी विरजी एंड पार्टी। तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे। वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई। उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं है ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए तो उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करना, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फाइनेंशियल। तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोर दा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते, तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे। एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोर दा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बात पॉइंट अच्छा है, अच्छा फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने। ये तो बेचारा ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खाली आपके इतने फैन है यार, 1-2 दफ़े बोलते रहो बहुत अच्छा यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा। ऐसे करके करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो वो ऐसे मास्टर हो गए कि ओहो आप बिलीव नहीं कर सकते। उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। तो योडलिंग उन्होंने निकाली, योडलिंग। तो हम लोग बैठ के कोई प्लान बनाए थे। मतलब किशोर दा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बोले, तो मेरा किशोर दा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया है। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे को। तो बाद में क्या हुआ, मैं अच्छा हो गया फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को, माँ पूछे। तो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोर दा अभी वो आवाज़ निकाली, आप इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मतलब कैसे मारेंगे, इतने ऑडियंस के बीच में मैं आपको मारूँ ऐसे। तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक जोर से एक ऐसे लाफा मारा, तो हमने धाड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया। बस ये स्टाइल।
मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ाता चला ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे पका योका पका ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे बगा लुगा बगा ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे पका योका पका ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे बगा लोगा बगा ओ टिड़िड़िड़ि युड़ रे आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार पद्मश्री कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए। कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है उसमें कोई सवाल नहीं उठता लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है वहाँ ही हमें अवार्ड मिल जाता है बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज़ किया कि नहीं किया उसमें नहीं लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है तो हम इस संगीत के ज़रिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं क्या देश की सेवा कर सकते हैं क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है बस यही है। फिर आप अगर मज़ाक की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला लेकिन बहुत लेट मिला था 25 साल कुछ 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है क्यों नहीं खुशी हो क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है इसलिए कल्याण जी भाई इस तरह के जो जोक्स हैं जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं। जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ कि वो क्या कि जहाँ जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो सब है तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी ओशो उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए वो कमाल का आर्ट है बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया मैंने ह्यूमर की क्लासेस भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का पिक्चर साइन की थी नन्हा फरिश्ता तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है बस दिस इज बेस्ट के पिक्चर में वो लोरी बहुत काउंट करती है लोरी 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 बहुत अच्छी कल्याण जी भाई बस बनाना बना तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे सवाल ही नहीं तो इतना बड़ा लाफ्टर आया और बोले वो क्या वो समझे नहीं बाद में उनको समझाएगा कि हम सही नहीं नटखट नन्ही लाडली तुझे देखे तेरा मामा चंदा मामा ओ नटखट नन्ही लाडली तुझे देखे तेरा मामा चंदा मामा अब झटपट कहना मान री तुझे देखे तेरा मामा
मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज़्यादा गाने गवाए हैं। बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं। मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है। बस ये इनकी एक खूबी थी, तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन इंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा में। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा। मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं।
कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो? कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको ज़रूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूज़िक का सब्जेक्ट रहा तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र उन्होंने बहुत अच्छा किया, मदन मोहन उन्होंने अच्छा किया, शंकर जयकिशन उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था, सलील चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब ने। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एस.डी. बर्मन को बहुत मानता। काय के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया कि इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु उनका ही जो अपने स्टाइल से गाया वो सुनाइए, बहुत मजा है। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए? फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आनंद जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता। तभी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं देखा हूँ बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़ा शो है, क्योंकि 3 पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये 3 पीढ़ियाँ एक ही, और वो 3 घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही खबर भी है। बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कॉम्पोजिशन हो और बच्चों के लिए हो जो गाना। बजाइए 1/2, 2/4 कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे। 1/2, 2/4, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
कल्याण जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है। तो आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, हमें बताइए। अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना। ऐसा हो ना, पैसा काम का रख के बैठे हुए कुछ बैठे, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल। और बड़ों की इज्जत करना, ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं ना वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो चैरिटी में डालने की कोशिश की। फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं। तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुन करके कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है। बिल्कुल ये सही तो कहा आपने। संगीत का सौंदर्य है। जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन। वाह, क्या बात है। जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वैविध्यतापूर्ण कलाकार। जी हाँ। और आपको नहीं लगता जयंत जी कि राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित्य युवा संगीत है हमेशा। आज तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है वो भी आर.डी. बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने,
उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है। बिल्कुल। और विविधता, ये जो शब्द है, इसको सार्थक किया है आर डी बर्मन के संगीत ने। जी हाँ, चाहे आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए जी। हाँ? एक लंबा दौर आर डी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का बिल्कुल, गीत, बिल्कुल। जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिराए बदरा सांवरिया। रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोगधर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं। बिल्कुल। या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए। बहुत इनोवेटिव जिसे कहा जी, जाता जी, है, जी। बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आर डी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ। वाह, वाह। जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी, एक ऐसे प्रयोगधर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया, और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है। जी जी। श्रोताओ, आर डी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार, और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने 3 महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती के यही मंच पर। विशेषता इस श्रृंखला की है कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार हैं। आशा जी और गुलजार साहब। जी हाँ, और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओ, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम 3 अंक उसके प्रसारित करेंगे। तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए। जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आर डी साहब ने अपनी पहले फिल्म की, यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है। तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी। मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। अच्छा। ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब। अच्छा। तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था, और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई थी। और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली, और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है, तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था। अच्छा। मतलब 2 या 3 लता भाई जैसे आर्टिस्ट है, आशा बोलो, कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल उतना रस्म नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए, और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे, तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने आवाज दी, दादा अंदर आइए। रूठे हुए थे। तो पिताजी आए, आके बोला लता कितना डेट दे सकते हो तुम मुझे। वो ऐसे बात करते थे, और आपको जितना डेट चाहिए, 1 महीना का चाहिए ले लीजिए। तो उसके बाद हमारा गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आजा घिरा, और उसके बाद से फिर
पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर। एक बात मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल, सच बताने का। हाँ बताइए। जब आपने लता मंगेशकर को जी पहले रिहर्सल के लिए ये कुछ गाना शुरू किया, घिराव करके मेरे तरफ आ रहे, तब आप अंदर से कांप रहे थे? बिल्कुल कांप रहे थे। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहली दफा उनको मिला मैं मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसकी रिकॉर्डिंग में मिला। अच्छा। एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरा भाग ही चमक। क्या बोल कैसे उस गाने के? घर आजा घिर आए, घर आजा घिर आए, बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए, बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके, बिजरिया घर आजा घिर ठहरा के आए हवा, दीवाना बुझाए ठहरा के आए हवा, दीवाना बुझाए रे, लागे मोरे अंगवा, बदन कांप जाए रे, चुटकी ले पूछे काहे आए ना सांवरिया, घर आजा घिर सुना सुना घर मोहे डसने कोई खिड़की पे बैठे बैठे सारी रैन जाए रे, टप टिप सुनत मैं तो भई रे बावरिया, घर आजा घिर आए, बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके, बिजरिया घर आजा घिर आए। ये तो शुरुआत हुई आरडी हाँ, साहब की, और उसके बाद हाँ, अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं, और उसमें आरडी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है, रेलगाड़ी, और उसके साथ जी हाँ फिल्म जी, किताब जी, का वो बिल्कुल। एक जबरदस्त गीत है स्वयं आरडी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आरडी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी। आप सबको तो गवाते हैं जी जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं।
कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो कहेंगे मैं नरसों गाता हूँ। अच्छा छोड़ दे, तू भी मत गा आज, कल करते हैं, परसों करते हैं। बिल्कुल इसी गाना तरह की टालते हैं हरकत बहुत। है हाँ। आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी। मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनहसर है। जी मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के, जिस तरह से आपने गाना है, इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो, तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है। अच्छा, धन्नो की आंखों, धन्नो की आंखों में इसका कमाल वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता, यूं ये ज्यादा बेटर है। उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से। उसमें एक गिटार का जो पीस है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे। ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग। अच्छा। तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ। जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे, ये क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से में मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट, वही मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट वही, और तो कुछ भी नहीं। उसी के ऊपर कैसा गा रहे थे आप? ऐसा था। चलिए गाना सुन के देखते हैं।
गीत, आपका जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना, मनीषा जी, आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिल करके ये एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है। और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारे भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए उतनी इस बार। एल्बम के 2 वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है। उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए, अलग है जी। तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं? जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है। अच्छा। बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। 7 बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। क्या बात है, ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं। दिल पड़ोसी में आप गाना। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। कौन सा गाना? 7 बार बोले बंसी। इसके बारे में तो गुलजार बताया। 7 बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना। तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले ना। ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल पर्सोनिफाई करके देखिए आप। हाँ। कैसे? जितनी फूंक तन पे लगती है उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं। जो चुप रहती है जिस बात पे, वो नहीं बोलती। उसमें खूबसूरत बात सिर्फ ये है कि उसे पर्सोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है, मुंह चढ़ी हुई है, और वो सारी बात कहती है। एक जो उसका अपनापन है, जो अपने पास रखती है, वो चुप है, चुप नहीं बोलती। वो 7 स्वरों के अलावा है। उसके सारी लिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ पर्सोनिफाई करके देखिए आप। ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किए थे। सरगम बड़ा अच्छा था, मतलब। और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बंसरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है। हाँ, तो समझ नहीं आता कि बंसरी बोल रही है कि राधा बोल रही है। जी हाँ, बस वही उसमें पर्सोनिफिकेशन है सारी की सारी। जैसे फूंक फूंक के बोलती है जी। अब वो फूंक से ही एक्चुअली बोलती है बांसुरी।
प्यार प्रीत की पीड़ा जाने मोई, छाती छेद पड़े, क्या बात है। उठ उठ के फिर मुंह लगती है, कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी कुछ और सुनने का मन रहता है क्या? जी 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 लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं। जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओ, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे अगले शुक्रवार को। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन और जयंत पात्रिकर को इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।